आज का सेशन में मैं फिजिक्स ऑलमोस्ट वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है और इसमें मैं 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट फिजिक्स मतलब अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स को क्विक रिवीजन करूंगा आउट ऑफ 12 चैप्टर्स। जो 12 चैप्टर्स आईसीएसई में है उसमें अराउंड 7 से 8 चैप्टर्स रिवाइज होंगे। जो चैप्टर्स को रिवाइज में नहीं कराऊंगा वो मतलब आपको करने पड़ेंगे, उतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो आपका उसके अंदर भी कुछ ब्रेक है, वहां पे भी मैं एक सेशन रखने की कोशिश करूंगा। आई विल मतलब मैं कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ओके गाइस, क्विकली मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स को मैं क्विक मे भी अपना टाइमर लगा दूंगा अपने पास। हर एक चैप्टर को खत्म करने के लिए 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। कुछ बड़ा टॉपिक होगा तो 15 मिनट्स, नहीं तो 10 मिनट्स में हम लोग को उसको कवर करना है, ठीक है गाइस। एवरी चैप्टर। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 10th का पूरा आईसीएसई सिलेबस आई एम गोइंग टू फिनिश, लाइक आई एम गोइंग टू कवर नॉट द फुल बट एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस को हम लोग क्विकली ग्लिम्स देखेंगे कि किस तरीके से होता है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए, ठीक है, स्टार्टिंग विद कैलोरीमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो भाई सब लोग प्रॉपरली बैठे हुए एकदम, मतलब ध्यान अभी 1 घंटा जो आपका 1 से 1.25 घंटा 1 hour 15 minutes आपका एकदम प्रॉपरली फोकस्ड आपको रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर होने वाली है। मैंने म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन हर जगह पे हटा दिया हुआ है, ठीक है। चैट आप लोग मुझे पर्सनल में कर सकते हो कुछ अगर चीजें होती, बट इसमें टाइम नहीं मिलने वाला अपने को कोई चैट या कोई बात करने का, ठीक है गाइस। सबसे पहला कैलोरीमेट्री में क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, दिमाग में रखना। कैलोरीमेट्री में होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M इज द मास ऑफ लाइक द मटेरियल, ठीक है। मतलब कोई भी मटेरियल इसको हम लोग हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीजेस, राइट। और उससे हीट निकालते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट गेन मतलब Hg, और हीट लॉस, राइट। अब ध्यान में रखना, जब फेज सेम होता है तो हम लोग Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला यूज करते हैं। याद करो, जैसे लिक्विड एक वाटर दे दिया, वाटर का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, MC डेल्टा T फॉर्मूला यूज करेंगे। आइस दिया, आइस का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, MC डेल्टा T फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कोई मेटल दिया है, कॉपर, उसको हीट दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हेन द फेज इज सेम, फेज इज कांस्टेंट, T को स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ML। M में मास होता है, L इज लेटेंट हीट, राइट। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है, यहाँ पे डेल्टा टी का टर्म नहीं है, देखो डेल्टा टी टर्म नहीं है, डेल्टा टी नहीं है, मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। ये कब होता है, दो जगह पे, मेल्टिंग पे एंड बॉइलिंग पे। तो जैसे आइस मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री पे तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, वहां पे 0 डिग्री मतलब व्हेन फेज चेंजेस फ्रॉम लेट्स से सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आइस टू वाटर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, Q इज इक्वल टू ML, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें दिमाग में रखने, डेल्टा टी को, जैसे पहले में डेल्टा टी को हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कब करेंगे, जब हीट गेन है, हीट गेन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, जब हीट लॉस होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये दो चीज आपको एकदम दिमाग में रखनी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सबको ही पता है, हीट लॉस्ट बाय मटेरियल इक्वल टू हीट गेन बाय मटेरियल, ये तो पता ही आपको। जैसे दो लोग हैं, ए और बी ने हीट लॉस किया, सी ने हीट गेन किया, तो हीट लॉस बाय ए प्लस हीट लॉस बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय सी। इस तरीके से आपको लिखना होता है। इन दोनों में जो हीट है ना, फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे 14.5 to 15.5 डिग्री डेल्टा टी, जब डेफिनेशन लिखोगे ना तो 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री, ये एक चीज दिमाग में रखना डेल्टा टी के लिए। कभी कभी कैलोरी का डेफिनेशन पूछा जाता है या इसका डेफिनेशन पूछा जाता है एल और सी का, तो उसमें यू यूज होता है, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस क्विकली, क्या क्या दिए है प्रीवियस क्वेश्चन में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट जो है ना सी, क्या वो मास के ऊपर डिपेंड है, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड है, नहीं गाइस, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। कॉपर, सिल्वर, इनका अलग अलग स्पेसिफिक हीट रहेगा, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी मास के ऊपर या चेंजिंग टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस ए एंड बी आर सेम। नाउ व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, थर्मल कैपेसिटी मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी, एम इंटू सी, ये सेम है, ठीक है। इफ मास ऑफ द ए इज मोर देन मास ऑफ द बी, देन दिस सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ध्यान में रखना, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ ए मतलब MaCa इक्वल टू MbCb, ये दिया हुआ है, ध्यान में रखना। मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया, थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी होता है। अब ये दोनों सेम है,
अब मास ऑफ ए इज मोर देन मास ऑफ बी, ये भाई ये है, ये सपोज है, इफ दिस देन क्या, तो आपको सबको पता है भाई सी बी बाई सी ए इज इक्वल टू क्या, एम ए बाई एम बी। मतलब ये इधर लेके जाओ ना, तो आपको सबको दिख ही रहा है भाई मास ऑफ ए ज्यादा होगा मास ऑफ बी से, तो सी बी इज देन क्या होगा, सी बी इज ग्रेटर देन सी ए, किसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। which substance will show greater rise in temperature if the same amount of the heat is supplied to both। अरे भाई मुझे बताओ, सेम हीट प्रोवाइड किया, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब मुझे एक बात बताओ, एमसी दोनों का सेम ही है, तो सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए हीट हीट सेम होगा तो राइज ऑफ टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम ही होगा, या उल्टा राइज ऑफ टेम्परेचर सेम होगा तो हीट भी क्या होगा, सेम होगा, तो इट इज सेम फॉर बोथ। इस तरीके से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें क्या दिया है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, व्हेन अ हॉट बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी, ठीक है, देन द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ऐसा आप लिखोगे। कंडीशन क्या है, नो हीट लॉस इज इन द एनवायरमेंट व्हेन देयर इज नो हीट लॉस इन द सराउंडिंग और द एनवायरमेंट। इस तरीके से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है। नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर कैलोरीमीटर, कॉपर, ठीक है। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चोजन फॉर मेकिंग कैलोरीमेट्री। व्हाई वी चूज ओनली कॉपर, because copper is very low, the specific capacity of copper, C of copper is very low and it's a good conductor। ये दोनों रीजंस है that you have to remember, ठीक है। फिर ऐसा कोई ग्राफ आएगा ना तो बिल्कुल डरने का नहीं, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। दिस टाइम एंड दिस टेम्परेचर। कभी भी आपको देखा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट कहां पे होता है, व्हेन फेज चेंजेस, कहां पे फेज चेंज होता है, मेल्टिंग पे, बॉइलिंग पे। ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अरे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड बनता है, पहले सॉलिड लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड पेपर बनेगा, तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट होगा और बाद में बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, मेल्टिंग पॉइंट इज दिस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 160 डिग्री दिस। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ग्राफ में कभी भी हमें दिमाग में रखना, फिर अंदर वाला चीज होता है ना, तो ये होता है एमएल, यहाँ पे होगा एमएल फॉर्मूला, यहाँ पे होगा एमसी डेल्टा टी फॉर्मूला, बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग विद टाइम, राइट। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, जस्ट मतलब एक क्वेश्चन जिससे आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग चैप्टर पे जाएंगे, पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अ पीस ऑफ आइस, यहाँ पे देखो क्या है, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम is dropped into 140 gram of water at 50 degree, ठीक है। Calculate the final temperature of water when all the ice has melted। पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो चुका है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया है। अब एकदम सिंपल सी बात है, सबसे पहले ना ऐसा क्वेश्चन पढ़ के क्या करने का बताओ। अब लोग यहाँ देखो, एक क्वेश्चन से ना पूरा का पूरा आपका टॉपिक रिवाइज होगा। कभी पता है क्विक शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं ऐसे, इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज होता है। कैसे होगा देखो, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो एकदम सिंपल सी बात है, ये वाटर दिया है तो ऐसे लिखने का, ये वाटर है, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, अब देखो, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इन 140 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर इज 140 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखो लिखा है, T ऑफ वाटर भी दिया हुआ है कितना, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब केल्विन लिखा है, डिग्री सेल्सियस लिखो, सेम ही चीज है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये इतना दिया हुआ, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दिया है, 50 डिग्री, सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या डाला मैंने, इसके अंदर आइस डाला, ये आइस है। आइस का मास कितना दिया है, मास ऑफ आइस इज 60 ग्राम, सॉरी, ठीक है। मास ऑफ आइस इज 60 ग्राम दिया हुआ है। आइस का टेम्परेचर, अभी जनरली आईसीएसई बोर्ड में टेम्परेचर ऑफ द आइस इज ऑलवेज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द आइस, जैसे दिया होता है तो कभी माइनस में नहीं देंगे, 0 डिग्री में देंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आइस का टेम्परेचर है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये दोनों डाला मैंने, क्या होने वाला है बताओ, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया, ठीक है, एल दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा आइस का 336 जूल पर ग्राम, सब कुछ ग्राम में दिया हुआ है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यूनिट। अब क्या होता है मुझे बताओ, कोई ना कोई हॉट बॉडी, कोई ना कोई कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टेम्परेचर एनर्जी देता है कोल्ड बॉडी को, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हॉट बॉडी का कम होता है। सो यहाँ पे हु इज हॉटर, वाटर इज हॉटर देन आइस ऑलवेज ना, ठीक है, कभी कभी सेम भी रहेगा। तो अब यहाँ पे हीट लॉस कौन करेगा, हीट लॉस, कभी भी ये इक्वेशन लिखने का फेवरेट इक्वेशन है, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू
हीट गेन्ड बाय आइस। चीज ध्यान में रखना, और ध्यान में रखना ऐसा इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो ध्यान में रखना ये इक्वेशन लिखना होता है, फिर यहाँ पे mc डेल्टा टी ml, हीट मतलब Q, mc डेल्टा टी ml, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो हीट लॉस बाय वाटर, अब दोनों जब डाला तो क्या बोला है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वाटर 50 डिग्री का था, आइस 0 डिग्री का था। तो पहले क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर, ये वाटर ने इसको हीट दिया, आइस पहले मेल्ट हुआ, वाटर का टेम्परेचर कम होते हैं, फिर मेल्ट होके पूरा का पूरा वाटर बना, आइस पूरा का पूरा क्या बना, वाटर बना 0 डिग्री का, मतलब आइस 0 डिग्री से वाटर 0 डिग्री बना, फिर 0 डिग्री का वाटर और कुछ डिग्री का ये वाटर, ठीक है। आइस भी वाटर बनेगा और वाटर तो वाटर ही है, ठीक है। अब दोनों का टेम्परेचर फिर और हीट एक्सचेंज होगा, दो वाटर के अंदर हीट एक्सचेंज होगा, पहले वाटर ना आइस के अंदर हीट एक्सचेंज हुआ, फिर आइस पूरा मेल्ट हुआ तो आइस वाटर बन गया, और वाटर तो वाटर ही था, फिर ये वाटर और ये वाटर इसके अंदर भी हीट एक्सचेंज होगा ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, और वो होता है अपना फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर को मैंने बोल दिया भाई, इसको टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर बढ़ के फाइनल हो गया, इसका टेम्परेचर कम होके फाइनल हो गया, दोनों का टेम्परेचर फाइनल था, टीएफ था जो निकालना है मुझे। तो एकदम सिंपल सी बात है, वाटर में तो देखो ना यार, वाटर में तो कोई फेज चेंज हुआ ही नहीं, तो एकदम सिंपल है, इसमें तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, एम ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर डेल्टा टी, एक ही फॉर्मूला। बट इसमें क्या हुआ, आइस में क्या हुआ भाई, हीट जब गेन हुई इसकी, तो पहले तो आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो एमएल लगेगा, ठीक है। फिर आइस कन्वर्ट होने, आइस वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो जो वाटर बना उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूं। अब ये जो है ना, ये भाई मास ऑफ आइस है, ये भी मास ऑफ आइस है, क्योंकि जितना आइस होगा उतना ही वाटर में कन्वर्ट होगा, सी ऑफ आइस। अब ये भाई वाटर बन चुका है तो इधर सी ऑफ वाटर ही लिखेंगे, ठीक है। और डेल्टा टी, अब इंपॉर्टेंट क्या था इस इक्वेशन में, व्हाट टू राइट, डेल्टा टी को क्या लिखते हैं, याद करो डेल्टा टी को मैंने क्या बोला था, हीट लॉस होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, अरे हीट लॉस होगा तो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी इज इनिशियल माइनस फाइनल। तो मास ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे देखो मास ऑफ वाटर डालता हूं मैं, यहाँ पे 140 डालोगे आप, सी ऑफ वाटर क्या डालोगे 4.2 डालोगे, डेल्टा टी को क्या डालेंगे, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, हीट लॉस हुआ है, तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। सबको समझ में, ये लिखेंगे। मैंने याद रखने के लिए बोला था, कोई बोलेगा सर कैसे, अरे मैंने याद रखने के लिए बोला था ना, यहाँ पे यार हीट लॉस में क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, हीट गेन में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। अब मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस कितना है यहाँ पे, मास ऑफ आइस इज 60, लेटेंट ऑफ फ्यूजन 336। अब यहाँ पे देखो इतनी एनर्जी तो लगी उसको कन्वर्ट होने में, किसमें, वाटर में, आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, और वाटर जो बचा उसका भी टेम्परेचर राइज हुआ है, अब वाटर जो बचा, अब ध्यान में रखना ये जो चीज है ना, इसमें पहले क्या था, आइस 0 डिग्री पे था, वो वाटर 0 डिग्री पे बना, इसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ ml, फिर वाटर 0 डिग्री का था, वो गया वाटर सम फाइनल टेम्परेचर पे, इसमें फॉर्मूला लगा एमसी डेल्टा टी, यही चीज है यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो अब जो 60 ग्राम जो था वो कन्वर्ट हुआ सी ऑफ वाटर विच इज 4.2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, अरे बढ़ गया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज टी एफ माइनस 0। अरे सबको समझ में आया, अब इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा आपका टीएफ, अभी तो मैथ्स बचा, सॉल्व कर सकते हो, सबको रिवीजन हो गया गाइस। वैसे एक क्वेश्चन ही कर देने का, दिमाग लगाने का उसके ऊपर, और पूरा का पूरा आपका चैप्टर रिवाइज, ठीक है। तो इतना ही चीज कैलोरीमेट्री में था। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब सेकंड चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, गाइस टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। अब यहां पे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एकदम सिंपल है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉर्मूले जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट। करंट मेजर होता है एम्पियर में। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इज वी, वी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको वी को, और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। सो पोटेंशियल, अब जैसे तो मैंने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल है, सिर्फ पोटेंशियल उस पॉइंट का, तो जो दूसरा पॉइंट होता है ना वो होता है इनफाइनाइट, इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर। और मैंने बोला ए और बी पॉइंट है, इन दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब वी ए माइनस वी बी बताओ, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम लोग सिंपली वी लिखते हैं तो दूसरा बी पॉइंट कहां पे, इंफिनिटी पे, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी, तो इस वी को हम वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का
एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो दो है ही, नो डाउट, बट ये है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और एक टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया, एल अपॉन ए, ये होता है। रेजिस्टिविटी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, वो भाई डिपेंड करता है किसके ऊपर पता है, मटेरियल के ऊपर। ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखना, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, याद करो कौन से होते हैं। कंडक्टर्स, राइट, जो मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, दिमाग में रखना है। सेमीकंडक्टर का उल्टा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस सेमीकंडक्टर के लिए। और कुछ होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया है, मैग्नीशियम टाइप के चीजें, जो बेसिकली टेम्परेचर के साथ उसका कुछ चेंज नहीं होता, इट डजंट चेंज। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ये रेजिस्टिविटी का बहुत, रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड वन बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टेंस। ठीक है, अब आपको होता है कोई भी सेल, यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, दिस इज फॉर सेल, और ये सेल बहुत सारे लोगों को ना चमकता नहीं है। क्या है ये, होता है सेल, जो अपनी बैटरी होती है घर की, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, राइट, कैथोड एंड एनोड होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड का अपना एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर यहां से क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन से बाहर से घूमेगा अंदर आएगा, अंदर भी तो घूमेगा। तो बेसिकली एक चीज डेफिनेशन होती है कोई भी सेल में, ठीक है, जो बाहर के जो दो, कोई भी बैटरी में जो बाहर के जो दो पॉइंट होते हैं ना, ए एंड बी, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। आप अपने मोबाइल की फोन की बैटरी निकाल दो और बाहर जो दो पॉइंट दिखे रहेंगे उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अंदर जो भी होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके अंदर भी मतलब एनोड कैथोड होंगे, राइट, कॉपर जिंक वगैरह के जो भी आपने पढ़े होंगे, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने देखो डब्ल्यू लिखा है, तो इतना एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा सर्किट में मैंने घुमाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा मैं सर्किट में लेके वापस यहां पे आऊंगा, टोटल वर्क डन इज डब्ल्यू। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बाहर भी घुमाना पड़ेगा, बाहर के सर्किट में भी घुमाना पड़ेगा, दैट इज डब्ल्यू डैश, वर्क डन बाहर भी करना पड़ेगा, अंदर भी करना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू। अब दिस वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज को हम लोगों ने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। और इसी को हम, ये वाला जो क्वांटिटी है वर्क अपॉन चार्ज वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। बाहर के सर्किट में जो घुमाया, ठीक है, उसके लिए कैपिटल वी रखा मैंने, दिस कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, जो अपने को डायरेक्ट मिलने वाला है। सो आपको किसी ने भी बोला ना टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज है ना, तो यहां पे ध्यान में रखना, टर्मिनल वोल्टेज ये वी जो है वो क्या होता है, ईएमएफ माइनस, ये इस छोटे वी को इधर लेके जाओ, अभी छोटा वी क्या है, अंदर लेके घुमाना पड़ा उसको, तो वर्क वर्क अंदर भी तो करना पड़ा, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो घुमाना पड़ा, दैट इज स्मॉल वी। तो ये जो कैपिटल वी, बड़ा वी, मतलब दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। देखो ना यहाँ पे, व्हेन द बैटरी इज इन यूज, बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई हम ऊपर तो कोई जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बैटरी यूज नहीं कर रहा है, तो ये वाला टर्म आएगा क्या, अरे बैटरी यूज ही नहीं है भाई कुछ, अरे बैटरी यूज ही नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसी रखी, ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो अपने ओम ने बताया था, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर एकदम सेंटर में है, तो इस V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इस कैपिटल V को आई आर लिखते हैं और स्मॉल v को आई इंटू स्मॉल आर लिखते हैं, स्मॉल आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा मैंने टाइम इसके ऊपर गवाया, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोग इसको मिस कर लेते हैं। अब आपको पता है रेजिस्टेंस से सीरीज में कब होते हैं, जब सेम करंट पास होता है उनमें से सीरीज होते हैं। फिर पैरेलल में कब होते हैं, जब दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बैटरी जब एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करती है, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, वी आई। अब तुमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I की जगह अपने V बाय आर लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, V स्क्वायर बाय आर, दिस पावर। एंड सेकंड क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर, दिस पावर, राइट, ये पावर का चीज है। और आपको सबको पता है व्हाट इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम, तो इंटू टाइम कर लो यहाँ पे, तो अपने को एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज VIT। अब आपको देखो ना, एक बैटरी लगाई, उस रेजिस्टेंस लगाया, तो एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगा, और वो कहां पे एनर्जी जाएगी, वो रेजिस्टेंस में एज हीट डिसिपेट हो जाएगी। तो ये देखो, जो VIT जो सप्लाई हुआ है वो रेजिस्टेंस होगा, तो आई स्क्वायर RT इतना,
लॉस होगा, वी स्क्वायर बाय आर टी इतना लॉस होगा। अब वो बल्ब में लॉस हो सकता है, बल्ब में वही एनर्जी अपने को लाइट में मिल जाती है, ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशंस है। ये मैंने क्विकली आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया। अब उसके कुछ क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन जिससे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, यहां पे देख लो, हाँ, चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा सही है? क्या बोला था मैंने? व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज वी विच इज इक्वल टू ई माइनस क्या, स्मॉल वी, जिसको हम लोग ई माइनस आई आर भी लिखते हैं, याद करो। अब ये है टर्मिनल वोल्टेज। अब मुझे तो ये ईएमएफ कब होगा, वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ कब होगा? ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता। वी इज इक्वल टू ई कब होगा? व्हेन करंट इज जीरो। करंट जीरो मतलब बैटरी इज नॉट इन यूज, बट ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ठीक है। V इज ग्रेटर देन E, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये कब हो सकता है बताओ, ये कब हो सकता है बताओ? व्हेन V इज ग्रेटर देन E। ये कभी आपने देखा चार्जिंग, आपको पता है आप अपने मोबाइल में चार्ज करते हो, बैटरी को चार्ज करो तो बैटरी के अंदर करंट जा रहा है, दिस इज इन चार्जिंग। ये चार्जिंग, ये यूज नहीं हो तब। और ये जो है V इज ऑलवेज लेस देन E कब? व्हेन द सेल इज इन यूज। तो ये ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया इससे आपका एक बैटरी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अब डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑलरेडी अपन रेजिस्टेंस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू एल बाय ए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? विच इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, ऐसा करके लिख देने का, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द लेंथ इज डबल? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या होता है? लेंथ को डबल कर दिया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या होता है गाइस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन टेंपरेचर, इट डज नॉट एंड मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ नहीं होगा, इन शॉर्ट नथिंग विल हैपन। नेम अ सब्सटेंस हुज स्पेसिफिकेशंस रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर। मैंने क्या बोला था अभी? मैंगनीन, नाम क्या बोला था? मैंगनीन एंड कांस्टेंट, मतलब ये अब दो मटेरियल्स है, ये आप आपके बुक में लिखे हुए, राइट, ठीक है। समझ में आया ये चीज एकदम? मतलब थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। An appliance rated 440 watt 220 volt is connected across 220 volt supply. Calculate the maximum current that the appliance can draw and calculate the resistance of the appliance. एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा कभी दिया होगा ना, ऐसा कभी दिया होगा, पावर दिया है कितना, पावर इज 440 watt is given, voltage is given 220 volt, ऐसी रेटिंग दी जाएगी पहले तो। बट नाउ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, एकदम इजी क्वेश्चन कर दिया है। अब ये कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, सबसे पहले तो ये जब दिया जाएगा ना, तो इससे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस मिलेगा। कोई भी अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, राइट। गिवन रेटिंग है, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला? पी दिया है, वी दिया है, तो कौन सा? आई स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय ना पी, और दी दिया है तो वी स्क्वायर बाय आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाय पी, बस वी स्क्वायर बाय पी से आप निकालो। अब वी स्क्वायर कितना है? अब ये तो मैथ्स है यार, 220 इंटू 220 अपॉन वी स्क्वायर बाय पी 440, तो इसका आंसर देखो ना कितना आएगा, 110। ये अभी आप ये कैलकुलेट में नहीं करना, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। अब मैक्सिमम करंट दैट अप्लायंस कैन ड्रॉ, मैक्सिमम करंट क्या अप्लायंस का ड्रॉ क्या क्या कर सकता है? अरे पावर दिया इतना, करंट चाहिए मुझे, तो पावर इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? वी इंटू आई। देखो दो अलग अलग फॉर्मूले यूज किए, कभी ये किया कभी ये किया, ठीक है। तो कितना करंट ड्रॉ हो पाएगा? पी 440 डिवाइड बाय 220। अरे समझ में आया कि नहीं? 440 डिवाइड बाय 220 तो कितना? 2 एम्पियर करंट। समझ में आया सबको? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ रिवीजन हो रहा है आपको? अभी यहां पे देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? डायग्राम, ठीक है। द डायग्राम शोज 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और करंट कैलकुलेट करना है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको जस्ट यहां पे एक डायग्राम दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछी है, करंट दिया है 0.3 एम्पियर, तो पूछा है भाई क्या? करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दोनों चीजें पूछी गई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखो क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ देखो मैं कैसे फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, ये 1.5 ओम है। मैं जस्ट एक बार जस्ट ये कर रहा हूं, और यहाँ पे जैसे स्विच कर दिया, यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट का सप्लाई है, ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और करंट कितना दिया है? यहां से जो करंट निकला है, द करंट की वैल्यू इज गिवन, करंट वैल्यू इज गिवन विच इज आई इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर।
सबसे पहले चीज आपने बचपन में सीखी होगी, एक बैटरी करंट अपने में से निकालना है 0.3, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? तो सबसे पहले तो भाई मैं यहां पे लिखता हूं, आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, वी बाय आई। ध्यान में रखना, देखो जो बैटरी अपने में से करंट निकालती है ना, कैसे सोचने का पता है मैं आपको बता रहा हूं। बैटरी जब अपने में से करंट निकालती है तो बैटरी को थोड़ी पता है कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो वो तो पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को एक ही रेजिस्टेंस मानेगा, विच इज आर इक्विवेलेंट, राइट। अब V बाय आई, अब V की वैल्यू कितनी है 1.8 डिवाइड बाय 0.3 कितना हुआ 18/3, मतलब कितना 6 ओम। 6 ओम इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे जो तीन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एक है, ये और ये है, मुझे तो ये सारे के सारे चार रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 1.5 ओम दे आर पैरेलल, कितना होगा यहाँ पे, फटाफट क्विकली मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, 1/3 प्लस 1/1.5 इज इक्वल टू 1/RP, कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा गाइस यहाँ पे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा भाई 1 ओम हो जाएगा। चेक करो 1 ओम आता है कि नहीं, क्विक, अपने सबने सॉल्व किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब सॉल्व देखो एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे कि रिवीजन के लिए, तो आपको क्या करना है, फटाफट मेंटली कैलकुलेट करना है। हाँ 1/3 प्लस 1/1.5, हाँ एलसीएम 3 है तो इंटू 2 करो, 3/3 विच इज 1, ऐसा कर सकते हो आप, राइट। उल्टा तो 1 ओम, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा इट इज 1 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, अरे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, नाउ दिस आर इक्विवेलेंट, ये टोटल रेजिस्टेंस है कितना है 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस आर, टोटल है विच इज 5 प्लस आर। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 6 थी, तो इज इक्वल टू कितना था 6 था, तो आर का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, समझ में आया कि नहीं। एक V बाय आई से मुझे आर इक्विवेलेंट मिला था, क्योंकि बैटरी को पता है, बैटरी को पता थोड़ी कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो बैटरी जो करंट देगा हमें रखना है, बैटरी V जो करंट देगा आई, V बाय आई इज माय आर इक्विवेलेंट, और वो होता है पूरा का पूरा, इससे वो आर निकला, सबको समझ में आया। अब आर निकलने के बाद किसी ने बोला सर 3 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, हाउ टू फाइंड दिस करंट की क्वेश्चन है। अब एक करंट सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला तो होता है, ये आई है, ये I1 है या I2 है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, जो एकदम मैं आपको बताता हूं, बट मैं पहले एक नॉर्मल बताता हूं जो आपको सबको करना है। करंट कितना जा रहा है 0.3 एम्पियर, तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर करंट जा रहा है कितने ओम से, अरे 0.3 एम्पियर करंट जा रहा है कितने ओम से, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, अरे 0.3 जा रहा है 1 ओम से, तो इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगाया, V इज इक्वल टू क्या IR, 1 ओम इंटू 0.3, अरे समझ में आया कि नहीं। तो इसके अक्रॉस सपोज मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, कौन सा कलर यूज करूं जो आपको दिखेगा, ये कर, येलो येलो तो है ही यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये वोल्ट, ये वोल्ट कितना होगा, ये V कितना होगा, ये जो वोल्ट होगा V पोटेंशियल, मैं V1 लिखता हूं क्योंकि ये भी V है ना, V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I इंटू आर, आई कितना है 0.3 इंटू आर, आर इज कितना, आर इज 1 ओम भाई, आर इज 1 ओम, तो इधर कितना हुआ 0.3 वोल्ट हो गया भाई, 0.3 वोल्ट, इसके अक्रॉस आएगा 0.3 वोल्ट। अब ये 0.3 वोल्ट है, करंट कितना गया I1, करंट की वैल्यू कितनी गई, अरे तुम मुझे बताओ 0.3 वोल्ट यहाँ पे है, 3 ओम के अक्रॉस 0.3 वोल्ट है, तो 0.3 डिवाइड बाई 3, तो 0.3 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 0.1 एम्पियर, अरे भाई समझ में आया कि नहीं। और यहां पे कितना हो गया, यहाँ पे 0.3 डिवाइड बाई 1.5, अरे समझ में आया, अरे बचा हुआ कितना जो भी होगा 0.2 एम्पियर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, सबको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और किस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चंस को, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बोला था, दूसरा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है करंट I1 जो होता है, इट इज ऑलवेज I1 करंट इज I, एक फॉर्मूला है ये याद रखो, मतलब ये भी आपके बुक में भी दिखा हुआ है, आपने किसी ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, I1 इज I इंटू, इस रिलेशन को मैंने R1 बोला, इस रिलेशन को मैंने R2 बोला, तो हमेशा क्या होता है I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, आंसर सेम आएगा। I2 जो करंट I2 होगा वो कितना होगा I इंटू, दूसरा देखो ये करंट, ये रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, नहीं ये आपके बुक में वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों सॉल्व कर सकते,
दोनों मेथड्स है, ठीक है। तो क्विकली रिवाइज हो गया आपका कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे क्या करना होता है, ठीक है भाई। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है पावर रेटिंग, रेटिंग वाला सीन। एन इलेक्ट्रिक आयन इज रेटेड 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 2 किलोवाट, ये इसका पावर रेटिंग दिया है। इफ द आयन इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर अ 1 वीक। कॉस्ट पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो क्या करना है पता है, इट कॉस्ट, यहां पे देखो किलोवाट आवर दिया है, मतलब कितनी एनर्जी, किलोवाट आवर 4.25 पर किलोवाट आवर। तो पहले तो अपने को देखना है पूरे वीक में कितने दिन होते। अरे भाई 1 वीक इज इक्वल टू कितने, 7 days, राइट। एंड एन इलेक्ट्रिक आयन इज रेटेड दिस इफ द आयन इज यूज फॉर 2 आवर्स। तो कितना 1 वीक में कितना, कितने आवर्स उसने यूज किया, इंटू 2 आवर्स, तो कितने भाई, कितने यूज हुए, 14 आवर्स टोटल यूज हुआ। अरे भाई 14 आवर्स वो प्रॉपरली यूज हुआ है। कितना रेटिंग है, 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट, तो पावर रेटिंग दिया हुआ है, तो एनर्जी, पहले एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या, पावर इंटू टाइम। अब हर एक चीज किलोवाट आवर में दिया तो एकदम सिंपल है। तो पावर की वैल्यू कितनी है, अरे पावर जो है वो है 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट इंटू 14, तो कितना हुआ, 28 किलोवाट आवर, इतना चीज यूज हुआ। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, अरे इट कॉस्ट पर किलोवाट आवर 4.25, तो इंटू क्या करेंगे भाई, इसकी कॉस्ट अपने को निकालनी है, तो कॉस्ट क्या निकालेंगे, ठीक है, कॉस्ट हो जाएगी 28 किलोवाट आवर इंटू पर किलोवाट आवर 4.25, ये मेरा आंसर होगा। इतना रुपया मुझे लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ है ही नहीं, ठीक है बस। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सब लोग सुनिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एकदम सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको क्विकली इसका रिवीजन कराता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कुछ मैंने चीजें लिखी है यहाँ पे, क्योंकि करंट एंड कैलोरीमेट्री क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अच्छे थे, क्वेश्चन सॉल्विंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज मोर ऑफ अ थेरोटिकल, जो चीजें कुछ कुछ याद रखनी है, तो मैंने क्विकली यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखाई। क्विकली आपको बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको सबको पता है जब करंट पास होता है कोई भी वायर से, इट क्रिएट्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिजाइन करते हैं, करंट जा रहा है ऐसे, करंट के डायरेक्शन में होगा थंब, और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स, राइट। इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल से अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। इसमें मैंने एकदम सिंपल सी बात है, एज करंट इंक्रीजेस, एज आई इंक्रीजेस, क्या क्या इंक्रीज होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, आर के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर व्हेन आई बढ़ गया है ना, अरे करंट बढ़ गया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो डेंसर बनती है, और डेंसर बनेगी। एंड मैग्नेटिक दे आर इफेक्टिव अप टू लार्ज डिस्टेंस तक ये रहेगी, ठीक है। B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, इस तरीके से कुछ चीज होगी, राइट। इस चीज में ध्यान में रखना। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, अब लूप, आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप, तो लूप के अंदर करंट जा रहा है, दैट आल्सो बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। आपको तो बार मैग्नेट आपने देखा होगा, क्योंकि बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पे आता है, इट्स कॉल्ड बार मैग्नेट। कभी भी करंट कैरिंग लूप, मतलब करंट ऐसे लूप में गया तो इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। कैसे डिसाइड करने का, उसमें भी राइट हैंड थंब रूल, कहीं सब लोग सुनिए, शायद से आपने सुना नहीं होगा। कभी भी करंट कैरिंग लूप जो होती है ना, करंट कैरिंग लूप, फिंगर्स कभी भी करंट के डायरेक्शन में घुमाने का, थंब विल गिव यू नॉर्थ पोल। जैसे यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करने का तो नॉर्थ, थंब क्या होगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करने का, थंब विल गिव यू नॉर्थ पोल। दिमाग में रखने का, दिमाग में रखो। राइट हैंड थंब रूल ही यूज करे, बट उल्टा हो गया। पहले में क्या था, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या था, फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, थंब मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। आपको ये चीज होगी, जैसे क्लॉकवाइज है, आपको होता है ना, एक क्लॉक ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स ऐसे करंट के डायरेक्शन में, थंब कहां पे, बाहर, तो बाहर क्या होगा, नॉर्थ पोल। इधर फिंगर्स ऐसे, थंब कहां पे होगा, अंदर, तो अंदर, अंदर नॉर्थ पोल, तो बाहर क्या, साउथ पोल। ये आपने डायरेक्टली याद भी रखा होगा, ठीक है। इसमें भी सेम है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रिंग्स, जो रिंग्स थे ना, इन छोटे छोटे रिंग्स को मैंने बस आजू बाजू में रख दिया, तो क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। तो सोलेनॉइड में भी दिस आल्सो बिहेव्स एज व्हाट, दिस आल्सो बिहेव्स एज व्हाट, नॉर्थ एंड साउथ।
बाहर मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है ना नॉर्थ एंड साउथ का जो बाहर मैग्नेट होता है, नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इधर जाती है, नॉर्थ से निकलती है इधर जाती है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, सोलेनॉइड में ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड होता है? यहाँ पे 3 टर्म्स है, बहुत सारे, ये फॉर्मूला किसी ने दिया नहीं होगा आपको, ये फॉर्मूला, ये म्यू नॉट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? म्यू नॉट, व्हिच इज व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। जब आप 11 12 में जेईई नीट वगैरह सब कुछ करोगे तब आपको अभी जरूरत नहीं है। म्यू नॉट मतलब मटेरियल, कौन सा आपको पता है, सॉफ्ट आयन डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, वी यूज सॉफ्ट आयन कोर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, तो सॉफ्ट आयन कोर इसके अंदर डाल दिया ना मैंने, तो वो जो होता है सॉफ्ट आयन कोर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन क्या अंदर डाला है, इट डिपेंड्स अपॉन ये कैपिटल एन, यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, कैपिटल एन मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना इसमें से करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्या है? सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको याद रखना है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे ना उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा फॉर सेम नंबर ऑफ टर्न्स, ये चीज दिमाग में रखो। एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्या, अंदर का मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, अंदर का एनवायरनमेंट क्या है। तो अंदर अपन ने सॉफ्ट आयन कोर डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो इसलिए सॉफ्ट आयन कोर यूज करते हैं सब। ठीक है, तो ये होता है सोलेनॉइड। ठीक है, इसके बाद आपको सबको पता है 2 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किससे बनते हैं? बस कोई भी, ये जो जैसे एक सॉफ्ट आयन है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके सोलेनॉइड बना दिया उसको। अब कैसे डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन एकदम सिंपल होता है, अरे लूप है तो देख, अभी यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या होगा? नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो फिंगर कहाँ पे होगा? ऊपर, तो ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको, ये रिलेज में यूज होता है, इसको आई शेप मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट कहाँ पे यूज होता है? डीसी मोटर, एसी जनरेटर, बेल, इस सब जगह पे यूज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बेस्ट तरीका क्या? देखो देयर आर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब स्टील से बना होता है, ये सॉफ्ट आयन से बना होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है सबको? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड रूल मतलब आपको पता है कहां पे यूज होता है? बिकॉज कोई भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स आता है। कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कभी भी दिमाग में रखो, फ्लेमिंग लेफ्ट यानी राइट। लेफ्ट हैंड रूल मतलब क्या? ये होता है करंट, ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट होता है, ये होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। लेफ्ट हैंड में ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगा फोर्स, एकदम सिंपल। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में भी क्या होगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी क्या होगा? सेम, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये वाला चीज करंट, मैग्नेटिक फील्ड। इधर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ऊपर फोर्स होगा और फ्लेमिंग राइट हैंड में ऊपर मोशन ऑफ अ कंडक्टर होगा। ये कभी होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप पहले पढ़ोगे तो आपके आपके सिलेबस में पहले क्या आता है? डीसी मोटर आता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पे यूज होगा? डीसी मोटर में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पे यूज होगा? एसी जनरेटर में। एकदम दिमाग में आया? पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे फिर राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, बस इतना दिमाग में रखना होता है। ठीक है, ये डीसी मोटर आपको सब कुछ पता है। देखो मैं एकदम अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना ये एक्चुअली स्प्लिट, ये रिंग होती है ना, पूरी स्लिप रिंग को स्प्लिट की जाती है। स्प्लिट करने की वजह से पूरा का पूरा ऐसा घूमता है। और स्प्लिट क्यों करते हैं? कि तो एक ही डायरेक्शन में घूमे, आपको याद रखना है, बस ये एक ही डायरेक्शन में घूमे। कुछ कुछ चीजें याद रखनी, उतनी याद रखो बस, ज्यादा ऐसा डीप डेप्थ में। तो ये पूरा का पूरा एक साथ घूमने के लिए इसको स्प्लिट किया जाता है। तो मतलब ये आधा ऐसा घूमने के बाद तो ये पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रेट रहेगा, तो सप्लाई जो है मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए यूज स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट करते हैं, रिंग को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक पूरा का पूरा घूमता है और इस तरीके से देखो आप, स्प्लिट रिंग घूमते घूमते एक ही डायरेक्शन में पूरा का पूरा वो घूमेगा। नॉर्थ एंड ये हॉर्स शूज मैग्नेट होते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। पूरी की पूरी जो घूमती है ये कार्बन ब्रश है, ये पूरा का पूरा अपना सप्लाई, इसको बोलते हैं डीसी मोटर। ठीक है, आगे जाएंगे फेरेडेज लॉ। फेरेडे लेंस, दो चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा तो क्या होगा? ईएमएफ। अब फेरेडे लेंस ने क्या बोला? व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बोलते हैं अपन, एंड दिस फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, मतलब बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ईएमएफ।
ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब मैंने एक यहाँ पे रिंग दिया है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट मैंने ऐसे ही रखा है, ये रिंग ऐसे ही रखा है, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस इन दिस रिंग। और जैसे ही मैंने इसके ऐसा घुमाना चालू किया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो इसको अपोज करेगा। ये दिमाग में रखने का मतलब, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो मुझे बताओ ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल इसके तरफ आ रहा है, तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये लूप में करंट भी कैसे जाएगा, जिससे नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये जो ना लेंस क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज। ठीक है, तो फैराडे एंड लेंस ने दोनों मिलकर काम किया भाई इसके ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टी नहीं डेल्टा टी, आपको है नहीं। ठीक है, उसका यूज कहां पे आता है, अरे भाई इसका यूज होता है एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर का डायग्राम दिमाग में रखना है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ पे देखो दो जो रिंग्स है, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, स्लिप रिंग को सब कट कर दे तो स्प्लिट रिंग बनेगी, जो डीसी मोटर में होता है, यहाँ पे स्लिप रिंग यूज होती है। B1 B2 ऐसे करके डायग्राम बना देने का, बस काम खत्म। और क्या करने का, डायनामो पता है ना अपने को, तो ऐसा डायनामो ये जैसे ये पूरा का पूरा जैसे देखो यहाँ पे घूम रहा है, जैसे घूमता है तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। और वो जो ईएमएफ होता है वो दिखता कैसे, वो ईएमएफ जनरेट जो होगा ना, बहुत ऐसा बड़ा सा इक्वेशन है, आपको पता होगा, याद किया होगा अभी, मतलब याद रहेगा तो अच्छी बात है। वो साइन फॉर्म में बनते हैं, साइनोसाइडल बनते हैं, उसी को हम लोग एसी बोलते हैं। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है इससे। ठीक है, और वो इक्वेशन जो है मैंने मेरे नॉर्मल वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है, किसी को देखना है तो वो वाला लेक्चर खोल के देख सकते हो, आपको ऑलरेडी लिंक सबको पता है। ठीक है, चलो क्विक, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट व्हाट। अरे मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है। ठीक है, दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर कंडक्टर यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। अब बोला है कि भाई व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, नेम द लॉ ऑफ, देखो अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस है, तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, पहले करंट तो ऐसे जाएगा, अरे करंट ऐसे जाएगा। अब मुझे तो करंट ऐसे गया और फोर्स ऊपर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कौन सा लॉ फोर्स निकालने के लिए, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, अभी अपन ने देखी थी ना, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, BIL थी ना, BIL बिल, याद रखो। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स कहां पे, ऊपर देखो ना, फोर्स ऊपर है, करंट ऐसे आ रहा है, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होना चाहिए, IBN फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा तो कब होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकदम सिंपल इसका लॉ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिए, इन डायग्राम में अलग अलग चीजें पूछी, मतलब यहाँ पे देखो, इन्होंने तो बोला था कि यहाँ पे पोलैरिटी कैसे होगी, तो मैंने डायरेक्टली पोलैरिटीज ऑफ द बैटरीज को डिसाइड करना है। मतलब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, पर इतना समझना है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस पोलैरिटी होगी तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो बेसिकली ये जो दो डायग्राम्स है ना, उससे आपको डिसाइड करना था कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, या ऐसी जगह पेपर में क्वेश्चन था, बस आपको डिसाइड करना है कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ही तो भाई कार्डबोर्ड पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना। तो अब करंट ऐसे जाएगा तो इधर प्लस और इधर माइनस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इधर पूछा है कि भाई ये AB ऐसे कंडक्टर है, पहले नॉर्मली एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है जो नॉर्थ साउथ में है, जब मैं इसको मैं इसको मैं क्या करूंगा, जब इसको मैं ऑन करूंगा की को, तो ऐसे करंट जाना चालू होगा, और उस करंट जाने के वजह से, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब ये कैसे रहेगा, मतलब ये कैसे, मतलब ये AB के, ये जो है ना, ये AB के नीचे है, तो ये कैसे रहेगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, आपने अलग अलग चीजें, मैग्नेटिक न्यूडल कैसे डिफ्लेक्ट होगी, गाइस ये आप थोड़ा सा खुद से कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि करंट कैरिंग वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, टेंजेंट टू सर्कल इज मैग्नेटिक फील्ड, तो आप चेक करना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैग्नेट केप्ट एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, और ये इसको मैंने टू एंड फ्रो ऐसे घुमाया, एंड
अब टू एंड फ्रो, जब मैं घुमाया नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा, तो दोनों के अंदर का गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होगा, गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब घुमाऊंगा नहीं तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट जब मैंने इसको घुमाया तो इन दोनों के अंदर क्या जनरेट हुआ, ईएमएफ, करंट जनरेट हुआ, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ऐसा ऐसे होगा। बोला है कि भाई किसका ज्यादा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई इज ग्रेटर देन एक्स, विच इज, ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन क्या, अरे फैराडे ने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा उतना ईएमएफ ज्यादा, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, तो y इज ग्रेटर देन x। तो कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैंने जानबूझ के डाला है गाइस, जानबूझ के डाला है। डायग्राम शोज द कॉइल वाउंड अराउंड दिस, व्हाट इज द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट A प्लस एंड B व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के डाला है, बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं। पता है क्या गलती करते हैं, देखो ये प्लस है माइनस है, तो करंट तो ऐसे जाएगा, और सब लोग देखो करंट देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जाके करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो अपन ने कैसे किया था, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब क्या होगा, नॉर्थ पोल, तो ऊपर नॉर्थ, तो नीचे क्या होगा, साउथ। तो कोई बोलेगा सर सिंपल, इधर साउथ है, ए पे साउथ है, तो बी पे क्या लिखोगे, फिर बी पे क्या लिखोगे, इस पे साउथ है तो बी पे क्या लिखोगे, सीधा आप नॉर्थ लिख दोगे, और जैसे आपने नॉर्थ लिख दिया भाई सब गलत। क्यों पता है, क्योंकि यहां पे देखो करंट ऐसे जा रहा था, इधर भी करंट आप देखो, करंट करंट ऐसे जाके ऐसे आया। अरे यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी ऊपर नॉर्थ है और इधर साउथ ही है, तो इन दोनों में, इधर दोनों में, इधर भी साउथ इधर भी साउथ, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कभी भी डायग्राम डायरेक्टली टिक मत करना, इधर साउथ इधर नॉर्थ, हाँ हॉर्सशू मैग्नेट, इसीलिए गाइस नहीं, ठीक है। समझ में आया गाइस, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया इतना, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी सबको पता है गाइस, रेडियो एक्टिविटी के लिए भी क्विकली मैं कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिवाइज कराना है, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान में रखना गाइस, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थे, और मैंने जैसे बोला गलती से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट किया। एक्चुअली ये मतलब वेबिनार होता है, वेबिनार में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट अटेंड माय लेक्चर, जनरली अभी लिमिट सिर्फ 100 के हो गई है, ओनली 100 स्टूडेंट्स कैन अटेंड टुडेज लेक्चर। एक्चुअली जनरली वो काउंट 300 to 400 स्टूडेंट जाता है अपने मुंबई में आईसीएसई के, ठीक है, बट आज वो गलती से हमने लिमिट कर दिया था। तो गाइस मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेक्चर रखूंगा बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में जो फिजिक्स का अंदर गैप होगा, उसके अंदर आई एम गोइंग टू कीप वन मोर लेक्चर, एक लेक्चर मैं आपके लिए रखूंगा, क्विक रिवीजन ऑफ, अगेन इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स डाल के आऊंगा, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो एकदम जो है ना क्विक लास्ट मिनट रिवीजन इन 1.5 1 hour 15 minutes, बस आपको निकालना है 1 hour 15 minutes बैठने का, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा, और खुद आपका तो रिवीजन चालू ही रखो, ठीक है गाइस। हाँ, और मुझे एकदम सिंपल सी बात एक और चीज बतानी है बिफोर स्टार्टिंग, रेडियो एक्टिविटी एंड एनर्जी फोर्स को भी कवर करने वाला आज में, मुझे एक और चीज बतानी है गाइस, सिर्फ मुझे जानना है आप में से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे एक जस्ट कमेंट डाली है, वो कमेंट पढ़ के, मैं मोबाइल में अपने कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपके कमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने एक कमेंट डाली है, वो कमेंट का सिर्फ मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सर आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन एलएन फॉर जेई, कैन आई गेट, मतलब कैन आई ज्वाइन मास्टर क्लास बैच। तो गाइस इसने आगे का बोला है, मतलब इसने 10th के बाद का, देखो बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट ऑफ टाइम में, देखो मास्टर क्लास वी आर जस्ट 7 years old, तो कुछ लोग होते हैं एलएन आकाश पे जैसे इंस्टीट्यूट्स, दे आर लाइक एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट्स, दे आर देयर फ्रॉम लॉन्ग टाइम 25-30 years। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, शायद नहीं हम, मतलब हम तो ब्रांड ज्वाइन करेंगे, हम ये क्यों ज्वाइन करें। तो गाइज ऐसे कुछ स्टूडेंट, अगेन अगेन हम हमारी बैनरबाजी नहीं करते, व्हाई वी आर कीपिंग दिस लेक्चर्स, हम लोग ये लेक्चर्स क्यों रख रहे हैं, जस्ट फॉर यू गाइज टू नो कि हाउ वी टीच, हाउ अवर सिस्टम वर्क्स, एंड वी आर हियर फॉर यू ऑलवेज, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये लेक्चर आप अटेंड कीजिए। किसी ने सपोज एडमिशन गलती से लिया है अब तक, तो आप आपकी वो रिसिप्ट लेके आए, हमारा ये गलती है क्योंकि हम भी नए हैं, नए थे, मतलब नए नहीं है, 7 साल हो गए, बट होता है ना, मतलब ब्रांड पता नहीं था तो हमने ले लिया, या मम्मी पापा ने बोल दिया तो हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है, कैसे ट्रस्ट करे, राइट।
तो इसीलिए मैंने इवन अपने 2 टॉपर्स को बुलाया था आपसे बात करने के लिए भी, बट सिंपल। बट किसी ने एडमिशन लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिसिप्ट लेके आ सकते हो अपनी, और यहाँ पे शो कर सकते हो, हम हमारे एक्चुअल फीस से आपकी फीस डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। बट वो एक्चुअल जेन्युइन रिसिप्ट होनी चाहिए, कुछ लोग फंसाने के लिए रिसिप्ट लेके बना के लेके आएंगे, वी विल चेक गाइस, समझ रहे हैं? हम लोग चेक करेंगे उस चीज को, ठीक है। और गाइस ध्यान में रखना, कुछ लोग होते हैं कि जो एकदम पेरेंट्स के डिसीजन पे जाते हैं कि हाँ उन्होंने इधर एडमिशन लिया इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं गाइस, इट शुड बी योर डिसीजन। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इट शुड बी योर डिसीजन। इफ यू लाइक अवर टीचिंग तो यस, 11th-12th में जेई और नीट हमारे साथ आ जाइए, अक्रॉस ऑल द मास्टर क्लास ब्रांचेस वी आर देयर, वी आर ऑल, मतलब हम लोग रहेंगे, और आप डायरेक्टली पर्सनली मिल सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग ऑनलाइन में रहेंगे, विल पर्सनली मीट, ठीक है गाइस। चलो मूव ऑन टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? अब रेडियो एक्टिविटी में एकदम सिंपल सी चीज है भाई, 2-3 चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31, दिमाग में रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67। देखो दोनों जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों 1.67 है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, 26 और यहाँ पे 49 × 10⁻27, ठीक है, ध्यान में रखना। इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, बहुत कम है ना मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इसलिए जब एटम हम लोग बोलते हैं तो एटम के अंदर सिर्फ हम लोग प्रोटॉन का मास गिनते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास गिनते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को गिनते ही नहीं है, बिकॉज मास इज, देखो ना यार, 1/1840 दैट ऑफ प्रोटॉन, इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस हम जब रेडियो एक्टिविटी बात करते हैं, न्यूक्लियस साइज इज अराउंड 10⁻15 to 10⁻14 मीटर्स, इतनी छोटी होती है न्यूक्लियस साइज, विच इज बेसिकली 10⁻5 टाइम्स एटम साइज, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। एक हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? ए और जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और जेड। कभी भी एक मटेरियल आपको दिखता है ना, ऐसा लिखा जाएगा, सब मटेरियल ए लिखा रहेगा, जेड लिखा रहेगा। ए इज व्हाट? मास नंबर, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब केमिकल चेंज, अब देखो दो टाइप के चेंज, केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। केमिकल चेंज में ओनली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन चेंज, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है ना, कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का, वो चेंज होता है। न्यूक्लियर चेंज में न्यूक्लियस चेंज होता है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब चेंज हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स। अब 3 चीजें बहुत ही दिमाग में रखनी है, आइसोटोप्स, आइसोबर्स एंड आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? देखो कैसे याद रखने पड़ता है, आइसोटोप्स में पी है, आइसोटोन्स में एन है, पी है, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स में पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या? जेड ना, जेड, जेड, सेम जेड, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब सेम जेड। आइसोटोन्स में एन है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझ में आ रहा है, इसलिए ए माइनस जेड लिखा, ए माइनस जेड। व्हाट इज ए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकाल दो तो न्यूट्रॉन बचेंगे ना, तो ए माइनस जेड मतलब सेम न्यूट्रॉन्स इज आइसोटोन्स, सेम प्रोटॉन्स इज आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होगा? अब सेम प्रोटॉन सेम न्यूट्रॉन हो गया तो सेम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब सेम ए इज आइसोबार्स। इस तरीके से याद रखो, एकदम सिंपल सी बात। तो यहाँ पे सेम जेड है तो जेड सेम है, मतलब नीचे वाला सारे नंबर सेम है, देखो ना, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के भी अलग अलग आइसोटोप्स है, जिसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा है? 14C16 रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। क्लोरीन, यूरेनियम सब लिखा हुआ है, देखो 235, 238, these are the few isotopes, ठीक है। टीन हैज द लार्जेस्ट आइसोटोप्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? सेम ए, तो ऊपर वाला नंबर सेम दिखेगा, तो ऊपर वाला नंबर सेम, बट डिफरेंस है, सेम ए, यहाँ पे सेम जेड, यहाँ पे सेम ए, तो लिया है यहाँ पे, देखो जो सब दिख रहा है यहाँ पे सेम ए माइनस जेड, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, देखो 23 - 11, 24 - 12, तो आपको ना वो आइडेंटिफाई करने को आएगा, आइसोटोन्स कौन से, आइसोटोप्स कौन से, आइसोबार्स कौन से, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भाई? बैक्वेरल, हेनरी बैक्वेरल ने बताया कि कुछ कुछ यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसके वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाता है, और उस अनस्टेबल बनने की वजह से क्या होता है? उनमें से अलग अलग रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फा में क्या होता है? अल्फा, व्हाट इज अल्फा? इज हेलियम न्यूक्लियस, He42, देखो ना, 4He2 हेलियम, इसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, फ्लूरोसेंस देता है, ठीक है। बीटा जो होता है ना, बीटा इज इलेक्ट्रॉन, बाद में जाके आप पढ़ोगे बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, अभी आपके लिए सिर्फ बीटा माइनस है बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकलता है।
बाद में तो इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, इसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, बाद में अभी अभी नहीं, अभी छोड़ दो। तो बीटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। उसका स्पीड देखो यार बहुत ज्यादा होता है, लाइट के स्पीड के कंपेरेबल में हो जाता है, देखो ना यहाँ पे। हाँ, बीटा की आयनाइजिंग पावर 1/100 टाइम्स अल्फा पार्टिकल होती है, मतलब कम होती है, या आयनाइज कम करता है, सबसे ज्यादा आयनाइज ये करता है, तो आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। और पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, बीटा की ज्यादा होगी इससे, और गैमा की तो भाई सबसे ज्यादा हो, ठीक है। और गैमा रेडिएशन मतलब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन में करूंगा, टेंशन मतलब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अल्फा बीटा एंड गैमा रेस होते हैं जो निकलते हैं। अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, गैमा क्या होता है, कुछ नहीं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। इनके आयनाइजिंग पावर तो बहुत ही कम होती है, बट पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, अंदर घुसते एकदम, ठीक है। अब अल्फा, जैसे एक्स, जब अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उससे क्या निकला, अल्फा निकला। जब अल्फा पार्टिकल जब निकला 4He2, तो भाई मास, जैसे ये मास नंबर से कांस्टेंट रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो ए से 4 निकला तो इधर कितना बचा, A-4, जेड से 2 निकला तो Z-2 बचा। तो ये जो इसको बोलते पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलते डॉटर न्यूक्लियस। सिंपल है इन दोनों का एडिशन करने का, A-4 + 4 यही बनेगा, J-2 + 2 यही बनेगा। तो इन दोनों का एडिशन करने का इक्वल टू ए करने का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों का एडिशन करने का, ये करने का, क्योंकि सब कंजर्व तो होता ही है, राइट, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, राइट। बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल कब निकलता है, देखो बीटा पार्टिकल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस की बात चले तो न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो मत पूछो, सिर्फ याद रखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो ना, 1 + 0 1, 1 - 1 0, तो ये होना चाहिए ना, तो इसलिए इसकी को हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। मैंने बोला दोनों का एडिशन नहीं होना चाहिए, दोनों का एडिशन नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये देखो पेरेंट न्यूक्लिया डॉटर न्यूक्लिया है, पी से क्यू बना, इन दोनों का एडिशन A + 0 A, क्योंकि इसका कोई मास नंबर नहीं होता, Z+1 -1 Z, समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है। गैमा, गैमा रेडिएशन क्या होता है, अब गैमा रेडिएशन इसमें कुछ ना कुछ निकलता है, इसमें क्या होता है, जब X से Y पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर जब बनता है, तो उस केस में ना एक्साइट, ये जो डॉटर न्यूक्लियर पहले एक्साइट होता है, एक्साइट, और फिर डी एक्साइटेशन होता है, से गामा रेडिएशन निकलता है। इसीलिए ना अल्फा के साथ गामा निकल सकता है और बीटा के साथ भी गामा निकल सकता है, बट क्या अल्फा बीटा दोनों साथ में निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों साथ में नहीं निकलता। हाँ, पहले अल्फा निकलेगा, अल्फा के साथ गामा निकल सकता है, फिर अल्फा निकलने के बाद जो डॉटर बना वो उससे बीटा निकल सकता है और गामा भी निकल सकता है, तो गामा दोनों के साथ निकल सकता है क्योंकि एक्साइटेशन की वजह से निकलता है, समझ में। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये भी दो टाइप के रिएक्शंस है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में क्या होता है, देखो, फिजन एंड फ्यूजन, फिजन मतलब क्या, टूटना, फ्यूजन मतलब क्या, जुड़ना। फिजन, फिजन कैसे होगा, यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, तो बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन बना, प्लस और 3 न्यूट्रॉन बना और कुछ एनर्जी निकली। अभी जो एनर्जी निकली ना, वो पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन = इस डेल्टा एम को बोलते हैं मास डिफेक्ट। इन दोनों के अंदर मतलब इन इन सबका मास देखो, इन सबका मास और इन सबका मास को ऐड किया जाएगा ना, तो ये वाला मास कम होगा, मतलब ये वाला मास था और ये वाला मास कम है, कम मतलब कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वही वो एनर्जी है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एम इंटू C², वेयर डेल्टा इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। 1 AMU, उसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते, तो 1 AMU जब मास डिफेक्ट होगा, मतलब इतना 1 AMU इज दिस मच, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन 931, ये याद रखो, इतनी एनर्जी रिलीज होती है भाई। तो सिर्फ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का मतलब क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी होती है। हाँ, तो जनरली इस रिएक्शन में अब देखोगे ना कितनी एनर्जी रिलीज हुई पता है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक। बट इसका इसका क्या है पता है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, अब समझ में, ये जो डेल्टा एम कैलकुलेट किया और इतनी एनर्जी 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो पता है, ये जो 3 न्यूट्रॉन जो निकले ना, यूरेनियम में बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस थे, वो 3 इलेक्ट्रॉन जाके उनके पास भी एनर्जी थी, वो जाके दूसरे यूरेनियम को टकराया, स्ट्राइक किया और वो और ये चेन रिएक्शन बन गई।
ठीक है, और वो चेन रिएक्शन से क्या बनता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या बनता है, न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। पर फिर उसको कन्वर्ट, मतलब जैसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें उसको प्रॉपर करने के लिए मॉडरेटर्स यूज होते हैं, ग्रेफाइट और हेवी वाटर के मॉडरेटर्स, जो कंट्रोल करते हैं इस चेन रिएक्शन को, समझ में आया। देन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना, आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज एक्चुअली ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बट इट इज नॉट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, इसको 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर लगता है, हाई प्रेशर लगता है। फ्यूजन मतलब क्या, दो चीजों को ऐसा फ्यूज करेंगे बट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे कुछ फ्यूजन रिएक्शन दी है, ठीक है, दो से ये बना और कुछ एनर्जी निकली, दो से एक बना और कुछ एनर्जी निकली, ठीक है, जैसे ये दो से ये बना, ये दो से ये बना, ये कुछ 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 एनर्जी निकले, तो एनर्जी निकलेगी, मतलब फ्यूज करना, बट इट इज वेरी, इसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी एक टर्म है, ठीक है। तो याद आया होगा सब कुछ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते फटाफट गाइस, ठीक है यार, पहले 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, तभी भी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स बचे हुए, मुझे लगा यार 50% हो जाएंगे, ठीक है। 100 का अपना लिमिट था, 93 तक है, मतलब 5-6 लोग ही गए हैं, जिसमें अपने आई थिंक 1-2 लोग एडमिन रहेंगे, 5-6 लोग ही गए, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन करता है, वो बीटा करता है, बीटा, अल्फा इतना करता है, गामा कुछ नहीं करता, दिमाग में रखना, ठीक है। When does the nucleus of an atom tend to become radioactive? कब? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, which is Z is greater than 82, ठीक है। उसके बाद हाउ इज द रेडियोएक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप अफेक्टेड, केमिकल चेंज से रेडियोएक्टिविटी चेंज नहीं होती, इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग, कुछ नहीं होता। केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, मैंने हमेशा बोला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्होंने बोला है कि भाई क्यू क्या होगा, क्यू बताना है, तो क्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर भी दिया है, क्यू करने के लिए क्या, मैंने क्या बोला, इसका आंसर देखो क्यू, ये है क्यू, जो यहाँ पे आया है डायरेक्टली आंसर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जस्ट रिवीजन था, क्या था ये क्यू, मतलब मैंने क्या बोला, दोनों का एडिशन 4 + 2 34 इज 238, 90 + 2 इज 92, तो सिंपल सी बात है ना, 92 से 92 से 290 मिलेगा, 238 से 4 गया 234 मिलेगा, इस तरीके से बनेगा। अब किसी ने बोला उसके उससे बीटा निकला, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो देखो ना यहाँ पे 91 - 1, अब -1 तो निकला है, तो क्या बनेगा, 91 - 1 क्या बनेगा, 90, और 234 + 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, काम खत्म यार, मतलब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस इन दोनों का एडिशन करने का ये बनेगा, ये दोनों का एडिशन करने का ये बनेगा, यही दिमाग में रखना है, यही चीज होती है, ठीक है। टू स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू स्टडी द एक्सकैवेटेड मटेरियल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वी जनरली वो जो द रेट ऑफ डिके ऑफ आइसोटोप ऑफ, ठीक है, कार्बन, कार्बन एज निकालने के लिए कार्बन देखते हैं, ठीक है। What is nuclear energy? Nuclear energy arises from radioactive process like decay, fission or fusion. During these changes, combined mass of the product nuclei becomes less than that of the reactant nuclei, resulting in mass loss which leads to liberation of energy. इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये डेफिनेशन ध्यान से रट लेना, चीजें देखी थी अपने, फ्यूजन फिजन एंड इससे निकलती है, ठीक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1, तो बीटा रिएक्शन में एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 होता है ना बीटा में, ये करना था, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस विच इज क्या क्या निकलता है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, सेम ही चीज है जो अपन ने पढ़ाई हुई है, ठीक है। हाँ, अल्फा बीटा गामा में विच हैज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 हैज द मैक्सिमम स्पीड, गामा रेडिएशन, which one deviates the most, beta particle, which one does not deviate all at all, gamma radiation, देखा था अपन ने, ठीक है, दिमाग में रखना है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन देखा था, 2 or more nuclei combine to form heavy nucleus, फिजन, फ्यूजन होता है, फिजन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 or more lighter nuclei, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, डिस्पोजल भी दिखा है, ठीक है, लेट कास्ट में, कास्ट अवे फ्रॉम द कॉलोनीज, आपको उसको अंदर जमीन के अंदर गाड़ना होता है, देखो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में वी नीड एक्सट्रीमली हायर टेम्परेचर, कंप्लीट द रिएक्शन, बस इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 4,
5 है ना, तो इधर एक 1 बचेगा, 2 + 1, 2 + 1, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे 3 + 2 क्या था 5, 4 गया तो इधर एक 1 था, 2 + 1 3, 3 में से 2 गया 1 था, तो दोनों 1 1 था, तो हाइड्रोजन आया। ठीक है, इस तरीके से करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लास्ट का चीज है, अरेंज अल्फा बीटा गामा इन देयर असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा का सबसे ज्यादा, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट भी सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा बीटा एंड अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी को भी अपन ने खत्म कर दिया। इस तरीके से अपने 4 टॉपिक तो हो गए क्विकली, गाइस हुए कि नहीं, 4 टॉपिक तो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब सिर्फ मुझे 10 मिनट दो गाइस, ओनली 10 मिनट्स, आई ओनली नीड योर 10 मिनट्स। ठीक है, 4 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, क्विकली हम जाते हैं फोर्सेस के ऊपर। सिर्फ देखते रहना, फटाफट कुछ 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 न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस, फोर्सेस एकदम सिंपल। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फोर्सेस में, एकदम दिमाग में रखना है। फोर्सेस में 2 3 चीजें, ठीक है, फोर्सेस में 2 3 चीजें एक्चुअली। ठीक है, क्या क्या चीज है फोर्सेस में क्या है भाई, कुछ नहीं। ये जो चीज है ना ऐसे घूमती है ना, उसको हम बोलते हैं जब, जैसे ये मैंने पेन रखा, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स से ये चीज घूमेगी, और इस फोर्स को, इस अबाउट दिस पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो जो टर्निंग इफेक्ट होता है ना, टर्निंग इफेक्ट। अब आप देखो ना, ऐसा मैंने रखा हुआ है, कोई बंदा इधर बैठा या इसको मैंने इधर से खींचा, तो ऐसे टर्न करेगा ना, दिस टर्निंग इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। और वो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इतना चीज दिमाग में रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पे देखो क्लॉकवाइज मोमेंट, अब क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज मोमेंट होगी ऐसे अबाउट अ फल्क्रम, फल्क्रम मतलब जिस पॉइंट पे वो घूमता है, इज कंसीडर टू बी निगेटिव। सो क्लॉकवाइज मोमेंट इज निगेटिव, किसी ने ऐसे घुमाया तो इट इज पॉजिटिव, दिमाग में रखना, क्लॉकवाइज इज निगेटिव। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता क्या होता है, जहां पे जैसे ये फोन है या ये चीज है, इसका एक एक पॉइंट होगा जहां पे पूरा का पूरा मास एक जगह पे होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ हाउ टू डिसाइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाद में तो 11 12 में बहुत बड़ी बड़ी चीज देखेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी क्या होता है, सारे मीडियंस को ड्रॉ करने का, सारे जो मीडियंस होंगे ना जहां पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल। तो सारे मीडियंस को एक जगह पे, एक पॉइंट जहां पे मिल रहे होंगे, उनको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ कोन का, कोन, हॉलोकोन एंड सॉलिड कोन याद है ना, हॉलोकोन h/4, h/3 एंड सॉलिड कोन h/4 हाइट का। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना, मीडियंस मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर एमिना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द मीडियन, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज होती है, जब आपका कोई हुक, व्हेन द ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वर्टेक्स, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट। ध्यान रखना, जैसे ट्रायंगुलर लैमिना है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और मैं एग्जैक्टली यहां से इसको, या यहां पे देखो, मैंने एग्जैक्टली सपोज इधर से भी मैंने उसको लटका है, तो घूमेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स इन द सेम लाइन, इसी लाइन पे जहां पे ग्रेविटी ना, mg फोर्स, इसके ऊपर ही, तो कभी भी इसका भाई मोमेंट ऑफ फोर्स है ही नहीं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये डेफिनेशन आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी mg का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। अरे मुझे बताओ, मैंने बोला पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सपोज मैंने इस mg का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट पॉइंट P1 एंड P2, तो P1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, P2 से है क्या, नहीं है, तो इसीलिए ये 0 है। समझ में आ रहा है, दिमाग में रखना। हाँ, अभी क्वेश्चन मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए ही दिया हुआ है, विच फोर्स विल हैव मैक्सिमम मोमेंट अबाउट इट, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आप एक्चुअली देखोगे ना, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, एक फोर्स लगाया तो बॉडी घूमेगी, टर्निंग इफेक्ट देगा, मोमेंट ऑफ फोर्स विल गिव यू टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, F इंटू डी। अब जब F3, अभी ये F3 का मैं यहाँ पे ये कलर में लेता हूँ, ये सपोज F3 है, तो ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स मुझे अबाउट क्या निकालना है, अबाउट पॉइंट ए निकालना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से D1 है, सॉरी D3 है, ये F3 का ये डिस्टेंस है।
F3 का तो F3 इंटू D3 होगा, ठीक है। F2 का क्या होगा, F2 का अपन येलो लाइन से निकल, D2, F2 इंटू D2, ये F2 का हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। और F1 का क्या हो गया, F1 का रेड से नहीं, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताओ भाई, किसका लाइन सबसे ज्यादा कौन है? आप देखोगे ये D1 है, कौन है ये? D1 है, ये D2 है, D3 है, सबसे ज्यादा लंबा क्या है? D1 ज्यादा है ना सबसे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा? F1 इंटू D1, F1 फोर्स का सबसे ज्यादा है, ठीक है। ओके, ये तो सीजीएस है ना, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, सबको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, यूनिट वाइज F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स डाइन 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो पूरा सीजीएस एंड एसआई में कन्वर्ट 10 टू द पावर 7 होगा ना, तो 10 टू द पावर 7 वाला टर्म ये वाला करने का, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। हाँ, अब आपको पता है एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोन लगाया और घुमाया, तो जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स नहीं होता। बाद में हम एक वर्ड यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अबव मेंशन फोर्स, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द फोर्स, अपन ने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम से आपको थोड़ा सा मूवमेंट समझ में आएगा, मतलब एक क्वेश्चन छोटा सा तो आपको फोर्स दिमाग में आ जाएगा सारे लोगों को, ठीक है। फोर्स पूरा का पूरा एकदम, मतलब पूरा दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम शो बिलो शोज द बैलेंस पोजीशन ऑफ द मीटर स्केल, ये एकदम बैलेंस्ड है, सब लोग सुनो, ये एकदम बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में, मतलब कुछ घूम नहीं रहा है, एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब सब लोग सुनो, ये स्केल बैलेंस्ड है, बट कहां पे बैलेंस्ड है? 40 पे, यहां पे बैलेंस्ड है। तो मुझे बताओ किस पार्ट का, इसका वेट मैंने W1 लिया, इसका वेट मैंने W2 लिया, हु इज मोर, W1 और W2, हु इज ग्रेटर? कैसे डिसाइड करते हैं आप? आपको याद करो, W1 यहां से होगा, दिस इज W1, सॉरी, और ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस तो यहाँ पे कितना था, मैं सपोज यहाँ पे ऐसा ये W1 पार्ट अपन ने लेंगे, चलो इसके सेंटर में ही पकड़ लेते हैं, तो ये सिर्फ डिस्टेंस 20 था, ये W2 था, ठीक है। आप ये देखोगे 3, तो ये डिस्टेंस कितना था W2 का? 30 था, तो हु इज मोर? अब आप देखोगे मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल हो रहे हैं ना इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या? W1 इंटू 20 इज इक्वल टू W2 इंटू 30, हु इज मोर भाई, हु इज मोर? W1 इज मोर, दिख रहा है ना, W1 इज इक्वल टू व्हाट? W2 इंटू 3/2, भाई मोर, तो W1 इज मोर, अरे बाई लॉजिक भी W1 इज मोर। अब क्या होगा, कौन सा सही है? W1 इज मोर, तो मतलब ये जो मेरा हिंज है, मैंने इसको थोड़ा सा और इस तरफ किया, अरे थोड़ा सा इस तरफ मैंने सटका दिया, तो W1 पहले ही ज्यादा है, पर ये डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स, अरे मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरफ वाला ज्यादा होगा ना, तो इसलिए आंसर डायरेक्ट पहला ही आंसर सही है। तो बेसिकली कौन सा डायग्राम सही है? जो 40 का इधर मैंने घुमाया, तो भाई ये कंफर्म ऐसे जाएगा, क्योंकि W1 पहले ही बढ़ा है और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया मैंने, तो भाई ऐसे ही घूमेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में रखना होता है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। ये सब छोड़ो, इसका कुछ काम नहीं है, ये तो मैंने बोल दिया ना, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है लास्ट का करते गाइस, फिर अपन अगले इसमें आते हैं। यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, इट इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर, ठीक है। अब मुझे पहले तो वेट ऑफ द मीटर स्केल, पहले तो ये अब ये एक फोर्स लगाया है 40 ग्राम फोर्स, मतलब 40 ग्राम उसका मास होगा, 40 ग्राम मतलब एक्चुअली mg निकालना होगा ना, 40 ग्राम इंटू जी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बट अपन इसको 40 gf करते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो स्केल है ना, यूनिफॉर्म स्केल है, यूनिफॉर्म मतलब सब मास सेम है, तो यूनिफॉर्म स्केल का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे रहता है? उसके सेंटर में, तो कहां पे होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी? एग्जैक्टली इधर होगा, इधर 50 पे, अरे भाई इधर होगा ना 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर मतलब यहां से कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर पे, ये हो गया इसका
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट W, तो मुझे निकालना है। आई नीड टू कैलकुलेट W, इसको ही W बोलते हैं 40 ग्राम वाला। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना है, ये 30 सेंटीमीटर 5, मतलब ये कितना डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ये इसको ऐसा घुमा रहा है, ये इसको ऐसा घुमा रहा है, दोनों जीरो कैंसिल कर रहे तो इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस कितना होगा, वो 40 इंटू 25 शुड बी इक्वल टू W इंटू 20। अब आप देखोगे W की वैल्यू कितनी आई, 50 आई, 50 ग्राम GF। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो। अब क्या हुआ बताओ मुझे, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या पूछा है, which of the following option is correct to keep the ruler in equilibrium when 40 GF weight is shifted to 0। अब 40 GF शिफ्ट यहाँ पे किया है, तो मुझे बताओ ये यहाँ पे किया है, तो इसको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे 40 GF को यहाँ पे किया है, तो इसको भी इसके तरफ ही शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो ही तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अरे मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों सेम ही होने चाहिए। अरे ये तो इधर ही रहेगा, तो ये तो पोजीशन इधर ही है, ये इसको इधर शिफ्ट किया, तो इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, टूवर्ड्स 0 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं कि नहीं, बाकी तो सब क्वेश्चन सेम ही है, ये सब क्वेश्चन सेम ही टाइप पे होते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना, एक टेबल टॉप देश में मास रखा हुआ है, तो बोला फोर्स टू ग्रेविटी सपोज नीचे है और वो घूम नहीं रहा है, तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है। जब टेबल पे अपन जब बॉडी रखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है। जब कोई भी मास को अपन लटकाते हैं तो टेंशन फोर्स आता है। ध्यान में रखना, ये दो फोर्सेस के नाम दिमाग में रखने होते हैं, ठीक है। तो को समझ में आया, सो दिस इज फोर्स, ठीक है। अब जाते हैं एनर्जी के ऊपर, ठीक है। गाइस अपना ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना, मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज करा रहा हूं आपको। थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर लगा होगा, क्योंकि कभी फिजिक्स आपने इतना क्विकली फास्ट इतना रिवाइज नहीं किया होगा, राइट गाइस। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई इतना, ठीक है, मैं 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, सुनो गाइस, सब लोग सुनो, 1 मिनट, एकदम एकदम सिंपल, ठीक है, 1 मिनट, उसके बाद एनर्जी करेंगे, ठीक है। एनर्जी मशीन एक्चुअली दोनों सेम टाइप की चीजें ही है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका हम लोग यार आपको भेजने वाले हैं, क्या भेजने वाले हैं, इसका हम लोग आपको जो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं, और आपका फिजिक्स के पहले भी मैं एक सेशन रखने वाला हूँ, ठीक है गाइस। फिजिक्स के पहले भी एक मैं सेशन रखने वाला हूँ, ठीक है। तो सब लोग एक सिर्फ 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, सब लोग 5 सेकंड के लिए सिर्फ आंखें बंद कर लो, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड, चलो 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो, फ्रेश हो जाओगे एकदम फ्रेश, ठीक है। ध्यान में रखना, मास्टर क्लास में हम लोग जो IIT JEE नीट जो पढ़ाएंगे वही मजेदार पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा। टेंशन मत लेना, कहीं भी आपने एडमिशन लिया होगा आप आके सेंटर्स विजिट कर सकते हो, नहीं लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी आके अपने सेंटर्स सारे के सारे विजिट कर सकते हो, फ्रॉम बोरिवली टिल विलेपार्ले, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। When the speed of moving object is double, then its kinetic energy is what? तो kinetic energy का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, kinetic energy is half mv²। अब मुझे एक बात बताओ भाई, स्पीड को डबल किया, स्पीड को डबल किया तो 2² कितना होता है 4, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकम्स 4 टाइम्स, एकदम सिंपल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे है, एनर्जी कन्वर्जन इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, सिंपल सी बात है, घूमता है ना। हाँ, what should be the angle between the direction of force and direction of displacement for work to be negative। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Fs इंटू कॉस थीटा। फॉर वर्क टू बी पॉजिटिव थीटा शुड बी 0 से 90 के बीच में, फॉर वर्क टू बी पॉजिटिव, फॉर वर्क टू बी निगेटिव आगे थीटा शुड बी 90 टू 180 डिग्री में, भाई बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क टू बी 0, देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क टू बी निगेटिव। अब एंगल जो है ना भाई, यहाँ पे अभी आपने थीटा वगैरह आपके लिए वर्क पॉजिटिव, जब 0 डिग्री मतलब तब सबसे ज्यादा वर्क मैक्सिमम होगा, तो वर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा वो, थीटा की वैल्यू 0 होगी तब, क्योंकि cos 0 1 होता है। वर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वर्क मिनिमम सबसे कब होगा, मतलब निगेटिव कब होगा, -Fs।
थीटा की वैल्यू तब होगी 180, क्योंकि cos 180 कितना होता है, cos 180 इज -1, एंड वर्क की वैल्यू 0 कब होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, इससे मैंने जस्ट थोड़ा सा वर्क का चीज आपको याद दिलाया, ठीक है, जिसको याद नहीं है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन यूजिंग द फॉर्मूला U/H। अरे एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, mgh डिवाइड बाय h करोगे तो वेट मिल जाएगा, विच इज माय mg, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैलकुलेट द पावर स्पेंड, calculate the power spent by crane while lifting a load of 2000 kg at velocity of 1। अब पावर का फॉर्मूला होता है गाइस फोर्स इंटू वेलोसिटी, दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब कितना है लोड 2000 केजी का, तो फोर्स कितना लगने वाला है, mg, इतना फोर्स लगने वाला है, विच इज 2000 इंटू 10, मतलब 20,000 न्यूटन इतना फोर्स लगने वाला है। तो ये हो गया मेरा 20,000 न्यूटन इंटू वेलोसिटी इज 1.5। सबको समझ में आया, अरे सिंपल सी चीज है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे क्या, कार ऑफ मास 120 kg is moving at a speed of this, it accelerates to attain the speed of this in, calculate the work done by the engine and the power of the engine। गाइस इसमें ना काइनेमेटिक्स आ गया, मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसमें थोड़ा सा देखो, एकदम सिंपल सी बात है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द इंजन। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, फोर्स चाहिए, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर ऑफ द इंजन में अभी आ ही गया ना, पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, तो अपॉन टाइम कर लेने का। बट मुझे बताओ क्या यहाँ पे कार ऑफ मास कितना, कार ऑफ मास 120 kg, चलो मास दिया है, मतलब एम पता है, ठीक है, एम पता है कितना 120 kg एट अ स्पीड, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। आपको तो पहले तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कैसे करने का, 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इट एक्सेलरेट्स टू अटेन स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर इन 5 सेकंड्स। तो क्या क्या दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, बचपन में पढ़ा होगा, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 5/18, 5/18 करना होता है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, तो 18 3 जा 54, तो 15 मीटर पर सेकंड आया। देखो यहाँ पे 5/18 करो ना, इंटू 5/18 करो, यही मिलेगा। टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। तो बोला है कैलकुलेट द वर्क डन। अब इससे मुझे पता है क्या मिलता है, बचपन में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं होगा तो अभी पढ़ लिया, 15 इज इक्वल टू यू 5 a, निकालना है t 5, कितना आंसर आया, 15 माइनस 5 10/5 2। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 2 आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया भाई साहब, एक्सेलरेशन आ गया, मास आ गया, तो मास आ गया 120, एक्सेलरेशन आ गया कितना 2, और डिस्प्लेसमेंट वो भी नहीं पता भाई, वो भी निकालना पड़ेगा। एस इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यूटी कितना है, यू कितना है 5, 5 इंटू टी, टी कितना है 5, ठीक है, हाफ इंटू ए कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर 25। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 25 प्लस 25 50 मीटर्स, तो यहाँ पे ये 50 मीटर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वर्क डन। सबको समझ में आया, 52 100 100 120, इतना जूल एनर्जी लगेगा, सिंपल सी बात है। और पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, दिस अपॉन 5 इज माय पावर। सबको समझ में आया किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा है, कुछ ज्यादा है ही नहीं भाई, कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। A pulley raises a load upwards against the force of gravity, then the work done by the load पूछा है, वर्क डन बाय द कुली, कुली ने ऊपर उठाया, मैंने जैसे इस चीज को ऊपर उठाया, कुली का वर्क पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, बट लोड खुद का, ग्रेविटी फोर्स नीचे था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, मैंने क्या बोला, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वर्क क्या होगा, माइनस निगेटिव, क्योंकि थीटा उसमें क्या होता है 180 डिग्री होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस तरीके से तो निगेटिव वर्क, सो आंसर इज निगेटिव वर्क, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने हो चुके हैं गाइस, तो मैंने जितना एनर्जी को चाहिए था उतना एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक लास्ट का चीज मैं सिर्फ बता रहा हूं, एकदम एंड वाला चीज है मशीन्स का, ठीक है। देखो गाइस मशीन्स में क्या होता है ना, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक,
मशीन जो, जैसे मैंने बोला बहुत सारे लोग आज का लेक्चर में अटेंड नहीं कर पा रहे थे, ये एक बार रिवीजन तो मैंने कर लिया, एक सेकंड टाइम में रिवीजन आपका करूंगा कब, आपका जो बोर्ड का पेपर होगा तब। आज मैंने रफली अराउंड 6 चैप्टर्स तो 7 चैप्टर्स मैंने रिवाइज कर ली, आई थिंक 7 चैप्टर्स, 4 + 2 6, ये 7 है, ठीक है। लाइट का पूरा एक चैप्टर, मतलब लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो मैं कर नहीं पाया, साउंड में करूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक लाइट एंड मशीन थोड़ा सा बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट बिफोर बोर्ड्स आप आपके हिसाब से पढ़ते रहना, लाइट एंड ये पहले करूंगा और उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स करूंगा, ठीक है गाइस। आज इतना ही करके खत्म कर लेते हैं, क्या कर लूं या मशीन बताओ? नहीं, लेकिन अभी 10:30 हुआ है, बहुत टाइम चला गया है, ठीक है। 1 hour 30 minutes का लेक्चर, एक्चुअली 2 घंटे का हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो एक चीज करना अगेन, जस्ट जाने के पहले, सब लोग जाने के पहले वापस मैं आपको बता के रख रहा हूँ, वी डोंट टीच 10th, हम 10th नहीं पढ़ाते, ये फर्स्ट टाइम मैं 10th के लिए, मतलब मेरे पूरे के पूरे IIT JEE नीट के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और हमारे जितने भी सेंटर्स है फ्रॉम बोरीवली से लेके विले पार्ले, आप कोई भी सेंटर में विजिट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने तो हमारे पास एडमिशन लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है, विजिट कर लो। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, हमने लेक्चर्स क्यों रखे हैं, क्योंकि आप जब अलग अलग क्लासेस में एनरोल करते हो बिफोर नोइंग देयर प्रोफेसर्स, तो आगे जाके फंसना होता है, बोलते हैं अरे सर समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम ये लेक्चर्स रख रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझ जाए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको भी डिसीजन लेने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, एडमिशन आपको लेना है, करियर आपको बनाना है, ठीक है। पेरेंट्स और आपका व्यू सपोज अपोज कर रहा होगा तो वो आपके ऊपर डाल रहा हूं मैं, ठीक है। मिलते फिर अपन बोर्ड्स के पहले, बाय गाइस, बाय एवरीवन।